ये अध्याय 3 का सेकंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। तो एक अपक्षय, अपरदन और निक्षेपित, इन तीनों के कारण जो मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पृथ्वी पर। तो अपक्षय किसे कहते हैं? ये जो शैल होती हैं, पृथ्वी की जो शैल होती हैं, वो उनकी टूटने की जो क्रिया कहलाती है वो अपक्षय कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि पृथ्वी के जो शैल होते हैं, पृथ्वी के शैलों के टूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। देखो मान लो ये हमारी ये हुई है चट्टान, ठीक। तो जब ये चट्टान हुई तो ये टुकड़े में टूट गई, मान लो ये टूट गई, ये टूट गई, ये टुकड़े यहाँ से टूटने लगी, ठीक। तो जब ये चट्टान टूटेगी इस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहेंगे, ठीक। लेकिन जब क्या होगा, वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा या किसी मानव निर्मित के द्वारा, या फिर मानव यहाँ से उठाएं यहाँ रख दी, यहाँ से उठाएं यहाँ रख दी, या फिर किसी अन्य क्रिया के द्वारा, तो फिर जब ये टुकड़े, देखो टूटने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो अपक्षय कहलाएगी। लेकिन जो टूटे हुए टुकड़े होंगे, जैसे शैल के पवन, शैल का पवन, ठीक, पवन के बाद हुआ हवा, हवा जल, शैल का पवन जल या मानव की किसी क्रिया के द्वारा जो टूटना वो कहलाता अपरदन, ठीक है। और जब ये अपरदन यानी ये जो टुकड़े होते हैं ना, किसी एक स्थान पर यहाँ से जाके ये उड़ के, यहाँ से जब जाके ये जो अपरदन होते हैं तो ये यहाँ से स्थान पर जाके यहाँ एकत्रित हो गए, ठीक। तो जब यहाँ एकत्रित हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो शैलों का यानी कि अवसादों का एक स्थान पर एकत्रित होना, एकत्रित होना क्या कहलाता है, निक्षेपण। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया? देखो कैसे करें। ये मान लो शैल हुई हमारी, ठीक। तो शैल की टूटने की प्रक्रिया, यहाँ से जो शैल टूटेगी उस प्रक्रिया को हम कहेंगे अपक्षय, ठीक। शैल के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी। और जो शैल टुकड़ों में टूट जाएंगे, जो ये शैल टूट गया, फिर ये टूट गया टुकड़े में, ये टूट गया, तो जो इसके टुकड़े होंगे, शैल के जो टुकड़े होंगे वो अपरदन कहलाएंगे। और ये जो टुकड़े हैं ना, जब टुकड़े एक स्थान से, अभी यहाँ स्थान है ना, तो ये स्थान से हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर मानव के द्वारा जाके यहाँ पर एकत्रित हो गए। जब यहाँ पर एकत्रित हो गए तो जब एकत्रित होंगे उसे हम कहेंगे निक्षेपण। तो शैलों की टूटने की प्रक्रिया अपक्षय, टूटने जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उसे अपरदन, और जो टूटे हुए टुकड़े जब जाके किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं उसे निक्षेपण कहते हैं। और फिर क्या हो गई, जब ये पृथ्वी हो गई तो इसी प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले इस तरह स्थलाकृति थी, फिर जब ये अवसाद यहाँ इकट्ठा हो गए तो इस तरह स्थलाकृति हो गई, और जब ये अवसाद यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो मान लो इस तरह स्थलाकृति हो गई। तो पृथ्वी की स्थलाकृति अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा बनते जाए। देखो नदी के कार्य क्या है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। दृश्य भूमि का मतलब जो भूमि हम देखते हैं, ठीक। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटों में गिर, जल, देखो जल प्रपात किसे कहते हैं? तो मान लो ये नदी बह रही है, ठीक, ये नदी यहाँ से बह रही, ठीक, यहाँ से, और मान लो ये डायरेक्ट ये इधर गिर गई, तो इसे हम जलप्रपात कहेंगे, ठीक है। यहाँ से नदी गिरने लगती है, ठीक। जलप्रपात कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यानी ये सीधे गई यहाँ से और यहाँ से सीधे इस तरह ये गिर गई, तो इसे जलप्रपात कहेंगे। जलप्रपात इस प्रकार होता है कि जब नदी यहाँ सीधे जा रही है और फिर सीधे यहाँ से नीचे गिर रही डायरेक्ट, तो इसे हम जलप्रपात कहेंगे। जलप्रपात कई प्रकार के होते हैं, जैसे भेड़ाघाट का एक जलप्रपात है, पूर्वा फॉल है, कई प्रकार के जलप्रपात हैं, ठीक। देखो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ से देखो ये तो जलप्रपात हो गया, जलप्रपात समझ में आया। और फिर एक होता है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? तो देखो जब नदी, ये मान लो मैदानी भाग है, तो नदी जब यहाँ से आई, ठीक, जब मैदानी भाग में प्रवेश करी तो यहाँ से नदी इस तरह गई, ये इस तरह जो मुड़ी है ना, तो यानी कि ये और ये, तो जब नदी के जब इस तरह मोड़दार होता है ये इसे विसर्ग कहते हैं। नदी के जो मुड़ा होता है वो विसर्ग कहलाता है।
नदी का जो मोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। जलप्रपात इस तरह हुआ, विसर्प, नदी के मोड़ को विसर्प कहेंगे, ठीक। फिर इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। देखो क्या हुआ कि एक काम है चाप झील, तीसरा हुआ चाप झील, इनका समझना है इन सबको। तो क्या हुआ कि जब अपरदन हुआ, मतलब अपरदन समझते हो ना, जब ये टुकड़ा टूट जाएगा, ये टूटने लगेगा, पानी जब पानी देखो जब पानी जाता है बार बार तो यहाँ पानी टकराता होगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है, तो अपरदन होगा। तो क्या होगा कि ये इस तरह हो जाएगा, फिर ये है ना, और ये इस तरह सीधी चली जाएगी, और ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा अलग से इधर हो जाएगा, ठीक। मतलब देखो यहाँ से गाद, जो बालू, रेत, गिट्टी, अवसाद जो नदी यहाँ से बहा कर लाएगी, तो मान लो यहाँ निक्षेपण कर दी, यहाँ जमा दी। जब यहाँ जमा देगी नदी तो ये जो होगा पैक हो जाएगा, तो ये नदी इधर सीधी चली जाएगी इस प्रकार, ठीक। और एक अलग से ये झील बन जाएगी, कट जाएगी। कब? एक दिन में नहीं होता ना, एक साल में होता, ये कई वर्षों का काम है कि नदी इस तरह से जा रही थी और ये इधर मोड़दार आया। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। सबसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तीत तटों के तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ये निक्षेपण, जलप्रपात, विसर्प और चाप झील समझ में आ गया ना। देखो क्या है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। तो याद रखना पहली बात 2 कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक, सबसे ऊंचा जलप्रपात ये आ सकता है। कौन सा है? एंजेल जलप्रपात। एंजेल नदी पर नहीं तो सीधे ये लिख दो दक्षिण अमेरिका में, ठीक। किस पर है? दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा जलप्रपात। और दूसरा है अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये बस याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजेल जलप्रपात, ठीक। देखो समुद्री तरंग के कार्य, ठीक। अब समुद्री तरंग क्या होता है? एक होता है समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। तो देखो जो स्थलाकृति बनती हैं वो स्थलाकृतियों के निर्माण में क्या सहायक होता है? स्थलाकृति निर्माण में 2 ही चीज सहायक होती है, पहला अपरदन और दूसरा निक्षेपण। और इन दोनों को हमने बताया है, ठीक, अपरदन और निक्षेपण। ये तटीय, देखो क्या होता है, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या है कि ये मान लो ये सैल है, ठीक, ये मान लो ये चट्टान है, ठीक। तो क्या होगा कि समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। तो यहाँ से समुद्री लहरें जा रही हैं, यहाँ से बार बार टकरा रही हैं यहाँ से। तो ये एक प्रकार की इस तरह, देखो जब यहाँ बार बार टकराएंगी तो ये इनका अपरदन हो जाएगा, ठीक। जब बार बार समुद्री तरंगें यहाँ टकराएंगी तो जब इनका अपरदन होगा, तो हमने बोला था ना कि जल के द्वारा या हवा के द्वारा, तो इसका जल के द्वारा अपरदन होगा, तो यहाँ से ये स्थान खाली हो जाएगा, ठीक। जब स्थान ये खाली हो जाएगा तो इस तरह का संरचना बन जाएगी जिसे हम समुद्री गुफा कहेंगे, ठीक। और एक क्या होता है कि देखो इस तरह है, अब मान लो इस तरह है, अब मान लो जब समुद्री तरंगे यहाँ भी टकराने लगी, ठीक, समुद्री तरंगे यहाँ भी टकराने लगी तो एक इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। देखो ये सब कट जाएगा ना, तो इस तरह की संरचना बन जाएगी ना, तो इससे हम कहेंगे समुद्री मेहराब, इससे कहेंगे मेहराब। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, या ये पहले तो समुद्री गुफा बनी, ठीक,
ये स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, समुद्री स्थलाकृति। तो पहली एक समुद्री गुफा बनी, पहली समुद्री गुफा, ठीक। दूसरी क्या बनी, समुद्री मेहराब। अब देखो तीसरी क्या बनी, तीसरी स्थलाकृति बनी स्टैक। स्टैक कैसे बनी, देखो जब समुद्री तरंगे आएंगी तो यहाँ भी टकराएंगी ना, यहाँ भी टकराएंगी, तो ये इस तरह संरचना बन जाएगी, बस इस तरह खड़ी रहेगी, ठीक। तो मतलब देखो जब समुद्री तरंगे यहाँ टकराएंगी तो ये टकरा गया, ये भी टकरा गया, तो ये इस तरह बस संरचना बची, तो इसे हम कह देंगे स्टैक। तो मतलब अपर्दन के कारण ये एक टाइम में नहीं होगा, ये बहुत लंबे समय के अंतराल होगा। जब समुद्र मान लो, देखो इस तरह चट्टान थी पहले, ठीक, इस तरह पूरी चट्टान पैक रहती है, तो जब समुद्री तरंगे टकराएं तो यहाँ टकरा, तो ये बना स्थलाकृति। फिर जब समुद्री तरंगे और आई तो यहाँ कटा, तो ये बन गई, ये कट गई, और फिर यहाँ आई तो ये कट गई, तो यानी सिर्फ इतना बचा, तो 3 स्थलाकृति बनती है समुद्रों से। हिमनद किसे कहते हैं, जो बर्फ़ की नदी होती है ना, उससे पहले हिमनद कहेंगे। पहले ये जान लो कि हिमनद क्या कहलाएगी, तो ये बर्फ़ की नदी होती है, ठीक है, बर्फ़ की नदी। तो बर्फ़ जो नदी पूरे समय बर्फ़ से ढकी होती है, या फिर बर्फ़ की नदी, सीधी समझ लो कि बर्फ़ की नदी को क्या कहेंगे, हिमनद कहेंगे। तो देखो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदी होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैवाल, रेत, तलछट, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। देखो पहली बात कि जो पूरा इलाका, मान लो ये वाला पूरा इलाका बर्फ़ से ढका है, ठीक है, ठीक। जब ये बर्फ़ से ढका है तो ये नीचे तो पृथ्वी, मतलब नीचे तो मिट्टी होगी ना, चट्टान होगी, तो ये जो होगी, ये नीचे की जो चट्टान होती है, ये मिट्टी होती है, उसका क्या करती हैं, अपरदन करती हैं। तो जब चट्टान और मिट्टी का अपरदन करती हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, चट्टान, या फिर वो बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक। तो क्या हुआ, जब गर्मी का मौसम आया, तो ये जब गर्मी का मौसम आया तो पानी आया, तो पानी इस पर भर गया, ठीक। तो जब ये पानी इस पर भर गया तो इससे झील का निर्माण हो गया। इससे किसका निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया।